हेलो गाइस। हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगज़ीन चल रही थी, तो काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग इकोनॉमी। अभी क्या है, ड्राफ्ट कोड हुआ है किसके लिए? ऑन सोशल सिक्योरिटी हैज़ प्रपोज दैट द सेंटर में फॉर्मुलेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर। अभी क्या है, सेंटर क्या करेगा, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर्मुलेट करेगा। किन के लिए? गिग वर्कर्स के लिए। अब हम देख लेते हैं गिग वर्कर्स कौन होते हैं। देखो, गिग वर्कर्स मेनली वही होते हैं जो टेम्परेरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या फिर कोई टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, या फिर मतलब कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं होते। सिंपल बात बस ये होती है। गिग इकोनॉमी में क्या होता है, टेम्परेरी या फ्लेक्सिबल जॉब्स होती हैं और कॉमन प्लेस, एंड कंपनीज टेंड टुवर्ड्स हायरिंग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फ्रीलांसर इंस्टेड ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़। ठीक है। अब जो सोशल सिक्योरिटी का जो ड्राफ्ट है, गाइडलाइंस होंगी, उसमें क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉर्मुलेट करती है, नोटिफाई करते हैं टाइम टू टाइम कि क्या सूटेबल है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स किन के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। प्लेटफॉर्म वर्कर्स मेनली वो वर्कर्स होते हैं जो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होते हैं, जैसे आपके जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉयज़ देख लो, या फिर उबेर ड्राइवर, ओला ड्राइवर, इनके जो ड्राइवर्स होते हैं, ये मेनली क्या होती है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। अब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई है ना, इन लोगों के लिए इसमें क्या होएगा, सच स्कीम वुड एनकैपेज इशूज़। इनमें क्या क्या होएंगे, जैसे जो लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड एनी अदर बेनिफिट्स एज मे बी डिटरमाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ये पहली बार ऐसे कि गिग वर्कर्स के या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कुछ पहली बार ये क्या एक स्कीम लेके आए हैं कि उनके हम लाइफ के लिए कुछ कवर कर सकें, या फिर हेल्थ एंड उनको ऐसे बेनिफिट्स दे सकें, ओल्ड एज के लिए उन्हें कोई प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है। इस लॉ ने डिफाइन किया है गिग वर्कर को। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। द ड्राफ्ट लॉ हैज़ डिफाइंड अ गिग वर्कर एज अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मतलब कि वो वर्कर जो ट्रेडिशनल जो बेसिक अपना एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होती है, उसके अलावा टेम्प्रेरी बेसिस पे अगर कोई कमाई कर रहा है, तो वो सारे क्या हैं, गिग वर्कर। जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स, या टेम्प्रेरी या पार्ट टाइम हायर होते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर इज अ पर्सन वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, जो मेनली क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को असेस करते हैं टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। एग्जांपल उबर ड्राइवर। जरा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है। इसने क्या कि कुछ लॉज को कंसोलिडेट किया, अमेंड किया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, मर्ज किए हैं कुछ लॉज को। मेनली 3 जो सेंट्रल लेबर लॉज एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन्हें क्या किया, मर्ज किया। ठीक है। तो जरा हम इन पर पढ़ लेते हैं। इट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट फॉर इंडस्ट्रियल टू। ये क्या कर रहा है, जो भी लॉज हैं फिलहाल जो बने हुए हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, या फिर जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उनसे रिलेटेड जितने भी लॉ बने हुए हैं उनको क्या करेगा, अमेंड करेगा। ठीक है। और इसमें ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, ये कोर्ट ने ऑलरेडी 3 सेंट्रल लॉज को क्या किया, सब मर्ज किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोड ऑन सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसने भी क्या किया, 9 जो सेंट्रल लेबर एक्ट्स हैं उनको सबसम किया है। इट प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। मतलब कि जो हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब होता है कि हमें सबको मिलना चाहिए। एंड रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्कर्स इन सिलेक्ट सेक्टर। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सोशल सिक्योरिटी फंड को एस्टेब्लिश करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, हम उन्हें टैप करेंगे ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है ना, उसका बेनिफिट हम किन्हें दे सकें, इन वर्कर्स को दे सकें। ठीक है। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या है, इसने क्या किया, जो 13 लेबर लॉज हैं उनको रिप्लेस किया। ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्क्स और फॉर वर्कर्स इन एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर वर्कर्स इन ऑल द माइंस एंड डॉक्स। ठीक है। जो भी फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो हेल्थ या सेफ्टी कंडीशन है उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जैसे वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या होगी, वर्किंग कंडीशंस क्या, वर्क आवर्स क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या वर्कर्स की, वो प्रिस्क्राइब करेगी कौन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स के द्वारा। कोड सेटअप करेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड नेशनल स्टेट लेवल पे, जो कि क्या करेगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि किस तरह से आपने जो कोड है उनके अंदर क्या स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको क्या करेगा, ये वो करेगा, डील करेगा। ठीक है। तो कोड ऑन वेजेस जरा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कोड विल अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड जैसे रेलवे, माइंस या ऑयल फील्ड्स में, उनके जो वेजेस से रिलेटेड डिसीजन लेगी, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, जो स्टेट के अंदर जो पर्सन एम्प्लॉयड है, वेजेस में मेनली किस पे डिसीजन लेगी, जैसे सैलरी पे हो गया, अलाउंस पे हो गया, और एनी अदर कंपोनेंट एक्सपोज इन द मॉनेटरी टर्म्स।
इसमें कोई बोनस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, या फिर कोई ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब में इंक्लूड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मिनिमम वेज फिक्स करेंगे, जिसके अंदर ये है कि अगर आप उससे कम वेज नहीं दे सकते, प्रोहिबिट है, कोड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अभी भी आपको पता है हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने क्या मिनिमम वेजेस उसने बता रखे हैं, ठीक है, किसी स्टेट में ज़्यादा है मिनिमम वेजेस, किसी स्टेट्स में कम है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये नहीं है कि हाँ यार आप मेल को ज़्यादा पैसे दे रहे हो, फीमेल को कम पैसे दे रहे हो सेम काम से, तो ये कि नहीं है। ये कोड प्रोहिबिट करता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू वेजेस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ द सिमिलर नेचर। मतलब आप सेम वर्क ले रहे हो तो ये नहीं है कि आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करो। आगे बढ़ते कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी क्या है, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको पता है जो फुल टाइम वर्कर्स होते हैं मेनली उन्हें क्या करते हैं, हम पीएफ देते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ पीएफ क्या होता है। सपोज करो आपकी मंथली सैलरी आप किसी कंपनी में 30,000 ले रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपके इन हैंड कुछ देंगे, 25,000 देंगे, और या फिर 5,000 वो क्या करेंगे आपके पीएफ में डाल देंगे, या कुछ भी करेंगे 27,000 आपको इन हैंड दे देंगे, 3,000 क्या करेंगे वो क्या कर देंगे आपके पीएफ में डाल देंगे। तो पीएफ क्या है ना, एंड में जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हो तो आपको एक सम अमाउंट मिलता है, ठीक है, तो यही होता है पीएफ का फ़ायदा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी ये उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी क्या मिलेगा, ये पीएफ बेनिफिट मिलेंगे। अब अंडर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड इज़ वाइडली वर्ल्ड टू इंक्लूड एनी पर्सन, क्योंकि जो ईपीएफ एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है एनी पर्सन एंगेज, चाहे डायरेक्टली एंगेज हो चाहे इनडायरेक्टली एंगेज हो, उसे क्या आएगा, वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। अब उसमें ऐसा तो लिखा नहीं कि भी यार फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो भी कंपनी के द्वारा एंगेज किया गया, हु ड्रॉ देयर वेजेस सैलरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, उसे क्या मिलेगा, ईपीएफ का बेनिफिट मिलेगा अंडर ईपीएफ एक्ट। पर अगर आपने इस पीएफ की कंडीशन नहीं देनी है तो आपकी 2 कंडीशन होनी चाहिए जो आपके कंपनी में अंडर होनी चाहिए। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में या गवर्नमेंट से बिलोंग करती है तो आप क्या हो सकता है कि ठीक है तो आप ये पीएफ वाला सीन नहीं कर सकते। या फिर अगर ऐसा हो कि उस एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी कोई और स्कीम चल रही है जिसमें क्या है कि वहाँ पे वर्कर्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इस पीएफ वाली स्कीम को क्या कर सकते हो, उसमें एग्जाम्प्ट हो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ ऑफ सच एन एस्टेब्लिशमेंट कुड बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन इन अकॉर्डेंस टू एनी स्कीम और रूल फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ा है, आई थिंक या तो हमने डेली करंट अफेयर्स की या विजन की मंथली मैगजीन में हमने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा। देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, देखो नाम से पता चला है सोशल। हम स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कुछ सोशल वेलबींग में जो लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, जैसे क्लीन एनर्जी हो गया या हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया, इन सेक्टर्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हीं कंपनीज़ क्या होता है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया दैट सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ द SEBI टू सपोर्ट सोशल एंटरप्राइजेज एंड नॉन प्रॉफिट इन रेसिंग। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उन्हें क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा किसी सोशल एंटरप्राइजेज या फिर जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं उनको क्या करना है, आपको फंड देने हैं, उनकी हेल्प करनी है। तो न्यूज़ में क्या है कि देखो ये आपको पता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या करते हो, मेनली पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो यही एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ इन्वेस्टर क्या करता है, शेयर खरीदता है इन अ सोशल एंटरप्राइज दैट हैज़ बीन वेटेड बाय द एक्सचेंज। अब सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, जो रेवेन्यू जनरेटिव बिजनेस होता है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर या क्लीन एनर्जी, ठीक है, ये मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट विल एक्ट एज अ क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म फॉर फंड रेजिंग बाय नॉन प्रॉफिट आइडेंटिटीज एम्ड एट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। अभी हमारे इंडिया में ग्लोबली भी वर्ल्ड में एटलीस्ट 10 सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैं सेटअप हो चुके हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, देखो अभी देखा जा रहा है कि इंडिया में जो है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आप बिजनेस में करते हो जिसमें आपका एम ये होता है कि आप सोशल इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मतलब कि पहुँचा सको, वाइल ऑल्सो जनरेटिंग अ रेंज ऑफ रिटर्न्स, और कुछ रिटर्न भी आपको मिले फ्रॉम प्रॉफिट टू पब्लिसिटी, ठीक है, या तो आपको प्रॉफिट मिले या फिर आपको कुछ पब्लिसिटी मिले, ठीक है। तो इस तरह का है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया का बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्यों, क्योंकि एक तो इसके बाद बहुत अपना साइज है, डेमोग्राफी इस पर आता है, यूथ बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफी डिविडेंड का मतलब ये होता है कि उस पर यूथ बहुत है, एंड द अनफुलफिल्ड डिमांड फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है।
अभी नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स आपको पता ही होगा, ठीक है, अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा सा मतलब कि या फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते रहते हैं तो आपको पता होगा। जो इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बनर्जी को, उन्होंने 2019 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स को वन किया। इनके साथ अस्थर डुफ्लो हैं जो कि मैक्सक्यूट MIT की पढ़ी हुई हैं, और माइकल क्रैमर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने क्या ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किए थे फॉर एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, मतलब कि जो भी ग्लोबल इतना पॉवर्टी चल रहा है आप उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इरेडिकेट कर सकते हो। तो उन्हीं पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन 3 लोगों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। किसको? अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एंड द माइकल क्रैमर। अभी देख लेते हैं जो इनकी न्यू एक्सपेरिमेंट बेस्ड अप्रोच थी उसे क्या बोला इन्होंने, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हैव ट्रांसफॉर्म डेवलपमेंट इकोनॉमी। इन्होंने क्या बोला, इस जो अंदर है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के अंदर इन्होंने क्या एक पॉलिसी इन्वेंट करी है जिसमें क्या है जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको क्या करते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इजीली स्टडी करना बहुत ईजी होता है। सपोज करो उन्होंने एक बिग क्वेश्चन था पॉवर्टी, इसको ब्रोक किया इनटू वेरियस डायमेंशन लाइक पुअर हेल्थ, इनएडुकेट एजुकेशन एक्सेट्रा। फिर उन्होंने पुअर हेल्थ के अंदर देखा दे लुक एट द न्यूट्रिशन, प्रोविजन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन। और विद इन वैक्सीन में देखा दे ट्राई टू कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट एंड बेस्ड ऑन सच एविडेंस डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन। ठीक है, तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से कैसे कि पॉवर्टी में देखा कि यार कौन कौन से इंडिकेटर है जिसकी वजह से पॉवर्टी आती है। तो उन्होंने देखा यहाँ पुअर हेल्थ है, इनएडुकेट एजुकेशन है, न्यूट्रिशन, ये सब है। अब उनके पुअर हेल्थ के अंदर देखा उन्होंने देखा यार पुअर हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, इतना चीज़ें हैं। फिर वैक्सीनेशन के अंदर उन्होंने देखा। तो इस तरह से ना आप क्या करते हो, हर बार जो बड़ा क्वेश्चन है ना उसे छोटे छोटे क्वेश्चन में टूट टूट के क्या करते हैं उनकी डीप स्टडी करते हैं। तो इसी में इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला। आगे चलते हैं, ग्लोबल ट्रेड में सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड वार। रिसेंटली चाइना ने प्लेज किया कि हाँ वो US जो इम्पोर्ट्स हैं उनको बूस्ट करेगी $200 बिलियन तक 2017 के लेवल से अबव, और स्ट्रेंथन करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल। देखो ट्रेड वार कंट्रीज़ में कब कब होता है, जब क्या होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या इम्पोर्ट ड्यूटी ना बढ़ाती रहती है, तो इंडायरेक्टली वो क्या होता है वो ट्रेड वार हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं हम। अ ट्रेड वार हैपन व्हेन वन कंट्री रिटेलिएट्स अगेंस्ट अनदर बाय रेजिंग इम्पोर्ट तारीफ और प्लेसिंग अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अपोजिंग कंट्री हैपन्स ऑन द अपोजिंग कंट्री इम्पोर्ट। चाइना US ने अभी आपको पता है कितने टाइम से उनमें ट्रेड वार चल रहा है, जिस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है इम्पैक्ट पड़ा है। अब इस डेडलॉक को सोल्व करने के लिए US और चाइना ने एक एग्रीमेंट में गए। उन्होंने क्या 2 फेज़ में उन्होंने कहा 2 फेज़ में हम अपने एग्रीमेंट को साइन करेंगे। पहले फेज़ में वो फोकस करेंगे ट्रेड बैलेंस और तारीफ पे, दूसरे फेज़ में वो डीपली फोकस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट में और इकोनॉमिक रिफॉर्म पे जो चाइना में। चाइना और US ने एग्री किया कि वो पहले फेज़ 1 इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट को पहले एग्री करेंगे। एग्रीमेंट में ये है कि अगर चाइना कोई भी एग्रीमेंट का पार्ट तोड़ेगा तो US क्या करेगा, री इम्प्लीमेंट कर देगा तारीफ को। जो ऑनगोइंग US चाइना तारीफ है उसकी वजह से क्या देखने को मिला कि दोनों देशों में बहुत ज़्यादा जो बायलैटरल ट्रेड है उसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। कंज्यूमर्स को हायर प्राइस झेलना पड़ा है और ट्रेड डाइवर्सन इफेक्ट है। ट्रेड डाइवर्सन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर US जो चीज़ चाइना से लेता है वो किसी और कंट्री से ले रहा है, और अगर चाइना कोई चीज़ USA से ले रही है तो उसने अपना ट्रेड डाइवर्ट किया किसी और कंट्री से लिया। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों की कंट्रीज़ में इंपोर्ट्स क्या हुए हैं, मतलब कि विच इंक्रीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रेड वॉर टू US। इंडिया ने इसमें कुछ गेन पाया। ठीक है, इंडिया ने गेन पाया। उन्होंने क्या किया, मेनली जो USA को कुछ क्या एक्सपोर्ट किया, जैसे केमिकल्स, मेटल्स, ओर्स, मतलब कि जो पहले चाइना एक्सपोर्ट करता था USA में, अब वो क्या किया इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, जैसे केमिकल्स, मेटल और ओर। ठीक है, ये किसकी वजह से, क्योंकि ट्रेड डाइवर्सन इफेक्ट्स की वजह से। जरा देख लेते हैं नॉन तारिफ मेजर्स क्या होते हैं। देखो नॉन तारिफ मेजर्स वो पॉलिसी मेजर होते हैं अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ, जो क्या करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में कोई इकोनॉमिकली क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं, जैसे गुड्स में चेंजिंग क्वांटिटीज ट्रेडेड और प्राइजेस और बोर्ड। ठीक है, नॉन तारीफ मेजर्स में 2 तरह के होते हैं, एक टेक्निकल मेजर्स होते हैं, एक नॉन टेक्निकल मेजर्स होते हैं। टेक्निकल मेजर्स में भी आगे 2 होते हैं, जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स या फिर टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड होते हैं। बाकी जो नॉन टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं ये भी 2 तरह डिस्टिंग्विश होते हैं, हार्ड मेजर्स और थ्रेट मेजर। हार्ड मेजर में हम मेनली क्या करते हैं, जो प्राइस कंट्रोल मेजर्स या क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं, मतलब कि अगर आपने अपनी प्राइस कंट्रोल करना है, अगर आपको लग रहा है कि यार जो इंपोर्टेड मेरा गुड आ रहा है उसका प्राइस कम है और मेरी डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान पहुंच सकता है, तो आप कुछ प्राइस कंट्रोल मेजर्स यूज़ करते हो। उसी तरह क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स लगते हो कि कोटा लगा दो कि हाँ कि यार 100 प्रोडक्ट से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हो। ठीक है, एक लिमिट लगा दोगे। ठीक है, थ्रेट मेजर से है कि आपको अगर लगता है कि हाँ मेरी डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान पहुंच सकता है तो आपके एंटी डंपिंग या काउंटर बिलिंग ड्यूटी ये सब लगा दोगे। तो ये कुछ मेजर्स होते हैं जो नॉन तारीफ मेजर्स के अंदर आते हैं। चल अब हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार अच्छा हो जाएगा।
नॉन देखो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स में होता है वो मेजर्स हम लेते हैं कि जिसकी ट्रेड से क्या हमारे ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, या फिर जैसे जूनोटिक डिजीजेज हों इन सब का क्या इफेक्ट ना पड़े। तो हम देख लेते हैं मेजर्स दैट आर अप्लाई टू प्रोटेक्ट ह्यूमन और द एनिमल लाइफ फ्रॉम रिस्क अराइजमेंट फ्रॉम द कंटेमिनेंट्स और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन फूड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में क्या होता है, जो मेनली टेक्निकल रेगुलेशंस की वजह से हमारे ट्रेड में बैरियर हो रहे हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं। तो मेजर्स रेफरिंग टू टेक्निकल रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल लेबलिंग requirement as in case of refrigerator need to carry a label indicating their size, weight and इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। हम क्या करते हैं, लाइसेंसिंग, कोटा, प्रोहिबिशन, क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को क्या कर सकें, मतलब कि एक लिमिट लगा सकें इंपोर्ट में। प्राइस कंट्रोल मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम क्या करते हैं, मेजर्स इंटेंडेड टू कंट्रोल और अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ मेजर्स लेते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड वगैरह पे मेनली मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाते हैं ताकि ये, क्योंकि गोल्ड के नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है तो इनको ताकि हम कम से कम कर सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन एक्सपोर्टेड गुड। जैसे एग्जाम्पल ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स क्या प्रोहिबिटेड है, तो आप ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन एलिजिबिलिटी, तो देख लेते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज, ठीक है। कॉन्टीजेंट ट्रेड प्रोडक्टिव मेजर्स क्या आते हैं, ये वही थ्रेट वाले हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो गाइस काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी एग्जैक्टली क्या होता है, देखो जैसे आपकी जब कोई देश ऐसा होता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम में क्या कर रहा है, प्राइस वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। लाइक अगर वो प्रोडक्ट मतलब कि 5 रुपये का बना है, एक मिनट, अगर वो प्रोडक्ट 5 रुपये का बना है, वो बल्कि क्या कर रहा है, 5 रुपये की जगह उसको 4 रुपये में बेच रहा है। मतलब कि उसको देखो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर वो फिर भी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है कि मैं दूसरे देश के क्या करूँ, डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब कर दूँ और फिर धीरे धीरे क्या कर दूँ, अपना कंपेंसेट करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यही है कि ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम इसलिए लगाते हैं ताकि इस चीज़ को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो ये होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एन एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, एक्चुअली जो प्रोडक्शन है ना, इन लोगों को भी ये 4 रुपये में भी इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने या तो इनको तारीफ सब्सिडीज़ दे दी है या फिर काफ़ी टैक्स बेनिफिट दे लेते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि वो इस प्रोडक्ट को क्या होता है, कम प्राइस में सेल कर पाते हैं या एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज एन एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स व्हेन सच प्रोडक्ट्स एंजॉय बेनिफिट्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन इन द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। इट इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक कंट्रीज एंड फर्म। तो हम ये ड्यूटी इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या फर्म्स को बचा सकें, ठीक है, इन जैसी प्रोडक्ट से। एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है, देखो इसमें खैर ऐसा तो नहीं होता कि यार वो अपने प्राइस से कम में बेच रहा है, लेकिन यह कि उसकी होम कंट्री में जितना प्राइस है उससे कम में बेच रहा है, ठीक है। तो लाइक सपोज कर तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, जो अगर मेरी कंट्री में इंडिया में कोई चीज़ चाइना से इंपोर्ट हो रही है, वो मेरी इंडिया में 10 रुपये की है, लेकिन वहाँ पे वो प्राइस में वो 5 रुपये में बनी है और वो इंडिया में 7 रुपये में क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये मेरी डोमेस्टिक मार्केट को क्या ख़राब कर दी, क्योंकि मेरी तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में और चाइना का प्रोडक्ट है 7 रुपये में, तो बंदा 7 रुपये वाली को खरीदेगा ना। तो ये क्या करेंगे, इस पर क्या 4 रुपये का टैक्स लगा देगी इंडिया का एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो 11 रुपये का हो जाएगा। तो अब इंडिया वाला कौन खरीदेगा, वो 10 रुपये वाले प्रोडक्ट को खरीदेगी ना, एज़ कम्पेयर टू 11 रुपये वाला। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये मेनली हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ये प्रोटेक्शनिस्ट तारीफ है दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इम्पोर्ट दैट इट बिलीव्स आर प्राइस बिलो fair market value. Dumping is a process where a company exports a product at a price lower than the price it normally charges in its own home market. For protection many countries इस प्रोटेक्शन में मैनी कंट्रीज क्या करते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटीज लगा देंगे ऑन प्रोडक्ट दे बिलीव आर बीइंग डम्प्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार वो कंट्री क्या कर रही है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डंप कर रही है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो वाइल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिकमेंड करता है, और जबकि लगाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, ड्यूटी लगाती है। आगे करते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, देखो बात यही होता है कि सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, और ये दूसरी कंट्री हम ले लो, मालदीव्स ले लेते हैं या मॉरिशस ले लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया में है कंपनी है, वो बिज़नेस कर रही है, लगना तो चाहिए उस पर यहाँ पे टैक्स, इंडिया पे लगना चाहिए टैक्स, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया, ये टैक्स हो गया शिफ्ट, ठीक है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे टैक्स यहाँ दे रही है,
तो हमारा तो प्रॉफिट शिफ्ट हो गया, इंडिया को प्रॉफिट मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। अब उसने ऐसा क्यों किया कंपनी ने, क्योंकि मालदीव्स में या मॉरिशस में क्या है कि वहाँ पे टैक्स हेवन्स है, वहाँ पे टैक्स बहुत कम है। मतलब इंडिया में अगर 200 रुपये टैक्स लगता तो उसे यहाँ पे 20 रुपये टैक्स लगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शिफ्ट हो गया और इंडिया का तो बेस इरोड हो गया ना, मतलब आपको मेरी बात है, इंडिया का तो बेस इरोड हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब कि प्रॉफिट किसी और कंट्री में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, और जिस कंट्री का शिफ्ट होता है उसमें क्या होता है, बेस कहीं ना कहीं इरोड हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। अभी इंडिया ने रिसेंटली रेटिफाई किया मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट, एक टैक्स ट्रीटी क्या करी है, साइन करी है, ताकि हम क्या कर सकें, टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड द प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल कन्वेंशन है टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। चलिए पढ़ लेते हैं। जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है ये एक आउटकम है किसका, OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का, G20 प्रोजेक्ट का, जो टैकल कर रहा है बेस इरोजन और टैक्स प्रॉफिट शिफ्टिंग का। अब इसमें क्या होता है, तो डेट इज़ द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल्स टू आर्टिफिशियली शिफ्ट प्रॉफिट्स टू अ लो और नो टैक्स लोकेशन। मतलब कि जिन कंट्रीज़ में टैक्स या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं, वहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती हैं जहाँ पे उन्हें बहुत वेयर देयर इज़ अ लिटल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्टिंग इन लिटल और नो ओवरऑल कॉस्ट। मतलब कि उन्हें क्या करना है, टैक्स बहुत ही कम देना पड़ता है, ठीक है। इंडिया पार्ट है किसका, एडहो ग्रुप का। एडहो ग्रुप में क्या है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ मेंबर हैं और इसमें जुरिस्डिक्शन है किसकी, G20, OECD, BEPS एसोसिएट एंड अदर इंटरेस्टेड कंट्रीज़। अब जो मल्टीलेटरल कन्वेंशन है ये क्या करेगी, इंडिया की टैक्स ट्रीटी को मॉडिफाई करेगी और जो कर्व करेगी, जो इंडिया को रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना उसको एड्रेस करेगी, उस प्रॉब्लम को, थ्रू दिस ट्रीटी अब्यूज एंड बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग स्ट्रेटेजीज बाय इंश्योरिंग दैट प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड वेयर सब्सटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेटिंग द प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो यही बोला है कि जहाँ पे एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहीं पे क्या है, उन्हें टैक्स देना होगा। मल्टीलेटरल जो ये ट्रीटी है विल बी अप्लाइड अलोंगसाइड एग्जिस्टिंग टैक्स ट्रीटीज मॉडिफाइंग देयर एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द BEPS मेजर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। देखो जो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको शुरू में ही समझा दी थी। ये होता क्या है, जरा हम ये देख लेते हैं OECD ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में इसको फाउंडेड किया था टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द वर्ल्ड। 36 मेंबर्स हैं। उसका जो लेटेस्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया 2018 में, लिथुआनिया ने किया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये अनदर एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इंडिया इसका अभी तक मेंबर नहीं है, लेकिन बट अमंग इट्स की पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स के रूप में ये है। जरा हम देख लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवी और सिग्निफिकेंट इकोनॉमी। देखो इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, वही मैं आपको एक बार शुरू में सरल भाषा में समझा देती हूँ। ये हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। अगर आप मेरा डेली करंट अफेयर या अगर आपने मंथली करंट अफेयर देखेंगे तो आपको पता होगा। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। ये मेनली ई कॉमर्स पे लगता है, जो ई कॉमर्स फर्म्स होती हैं उन पे लगता है, जो क्या होती हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं या वो इंडिया में क्या कर रही हैं, उनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और अगर है तो उन कंपनीज पे लगता है मेनली, ठीक है। वो ऑनलाइन क्या कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है, जैसे अमेजोन हो गया, इन लोगों पे लगता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवी एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। रिसेंटली G20 समिट कंट्रीज रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग एग्रेसिव टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी बाय डिजिटल मेजर। इन कंपनीज ने बोला है कि जो प्रॉफिट है इनका टैक्स हेवन कंट्रीज में क्या होता है, मूव होता है। टैक्स हेवन कंट्रीज हम उन्हीं को बोलते हैं जिन कंट्रीज में बहुत कम टैक्स है या फिर टैक्स है ही नहीं, सच एज आयरलैंड या केमन आइलैंड एंड बे एब्सिमल अमाउंट इन टैक्स, मतलब टैक्स के रूप में वो बहुत ही कम अमाउंट देते हैं। OECD अंडर इट्स बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव हैज कैलकुलेटेड दैट द ग्लोबल डिजिटल मेजर, जो ग्लोबल डिजिटल कंपनीज है जैसे गूगल, अमेजोन एंड फेसबुक, उन्हें एडिशनल एनुअल टैक्स देना पड़ेगा $100 बिलियन एनुअली। सब्सिक्वेंटली इक्वलाइजेशन लेवी भी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत। इसके अंडर क्या 6% टैक्स आप पे लगेगा फॉर अ स्पेसिफिक सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय नॉन रेजिडेंट, जो कंपनी नॉन रेजिडेंट है इंडिया की, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, और इंडिया में उसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, ठीक है। इन इंडिया फ्रॉम अ रेजिडेंट इन अ कंट्री है who carries out business or profession or from a non-resident having permanent establishment in India where the aggregate amount of such consideration exceeds 1 लाख रुपीज़ in a previous year, ठीक है। तो ये वही बात बोली है कि जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है जिनके इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उन्हें क्या लगेगा, 6% टैक्स लगेगा। और अगर जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है फॉरेन कंपनी है और अगर उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है भी तो भी उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा अगर उनकी जो सालाना इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो रही है। और तो जो इसका सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है वो अमेंड किया गया टू ब्रिंग इन द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की, इसको हम लेके आए थे। सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करके हमने क्या किया था, एस्टेब्लिश बिजनेस कनेक्शन इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अकॉर्डिंगली जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है शैल मीन
ये तो आप पढ़ लेना। देखो ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मेनली था वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें ट्रांजैक्शन का वाला बताया कि ट्रांजैक्शन भी अगर आप इतनी कर रहे हो तो उस पर भी आपको क्या करना होगा, टैक्स पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट हम इसलिए लेके आए थे कि ताकि हम ये पता लगा सकें उस कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और जहाँ का उसका स्टेटस है वहीं पर उसको अपना टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो इंडिया की होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में वो किसी और कंट्रीज़ में अपनी कंपनीज़ को सेटअप कर लेती हैं, तो और वो क्या करती हैं, टैक्स होते हैं वो वहीं पे कंट्रीज़ पर देते हैं जो फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे उनकी कंपनी सेटअप है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसलिए कंसेप्ट लेके आए थे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर डिसाइडिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस। ये फाइनेंस एक्ट 2015 के तहत हमने सेटअप किया था। विच इंटेंट टू टारगेट शेल कंपनीज एंड कंपनीज विच आर क्रिएटेड फॉर रिटेनिंग इनकम आउटसाइड द इंडिया। जो कंपनीज क्या कर रही हैं, इंडिया के बाहर अपनी कंपनीज को सेटअप कर रही हैं और वहाँ से क्या कर रही हैं, प्रॉफिट हो रही है, जबकि उनका जो रियल कंट्रोल और मैनेजमेंट जो अफेयर्स मतलब कि हर रोज़ के जो भी मैनेजमेंट या कंट्रोल चल रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। इट हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल एरिया इज सब्सटेंशियल, ठीक है। तो इसमें वही बताया कि एक्चुअल में जहाँ पे आपका मैनेजमेंट या कमर्शियल अफेयर्स चल रहे हैं आपको वहीं पे टैक्स देना होगा। आगे करते हैं डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। अभी क्या हुआ है, यूएसए ने क्या बोला था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जैसे इंडिया और साथ में 51 कंट्रीज़ हैं, डब्ल्यूटीओ में उन्होंने क्या किया है, जो यूएस ने प्रेसिडेंशियल मोमेंटम दिया था उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यूएस ने बोला है कि इन कंट्रीज़ को आपको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि अब ये डेवलपिंग कंट्री रही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया और कुछ साथ में 51 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। India rallied 51 countries at the World Trade Organization to reject US presidential memorandum which has sought to deny special and differential treatment to developing countries in current and the future trade agreements, ठीक है। अब जरा और देख लेते हैं। साउथ कोरिया अब और क्या करेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लेगा, रिजर्व फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज बाय द डब्ल्यूटीओ इन फ्यूचर नेगोशिएशन गिवन इट्स एनहांस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस। अभी क्या क्राइटेरिया अगर आपने डेवलपिंग कंट्री डब्ल्यूटीओ में डिटरमाइन करनी है, पहली बार डब्ल्यूटीओ कोई स्पेसिफाई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, हर एक कंट्री खुद को डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टेटस दे सकती है और अलाउइंग मेंबर्स टू सेल्फ डिक्लेयर देयर स्टेटस, कि अपना स्टेटस आप खुद डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट मीटिंग एनी एनालिटिकल रिक्वायरमेंट। लेकिन अदर मेंबर्स क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनके डिसीजन को लेके कि हाँ ये अननेसेसरी जो डेवलपिंग कंट्री के प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। दस अ डब्ल्यूटीओ मेंबर अनाउंस इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री एंड डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट इट विल बेनिफिट फ्रॉम द यूनिलेटरल प्रेफरेंस स्कीम ऑफ सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। अभी जनरल सिस्टम प्रेफरेंस होता है इन प्रैक्टिस ये प्रेफरेंस हम उन कंट्रीज़ को देते हैं, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही देते हैं। डब्ल्यूटीओ में क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही मिलता है। जरा हम देख लेते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है। ये प्रोविजंस होते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलते हैं, ताकि जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो क्या करें, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या करें, उनके लिए हार्श ना हो। पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दीज आर द प्रोविजन विच गिव डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल राइट्स एंड विच गिव डेवलप्ड कंट्रीज द पॉसिबिलिटी टू ट्रीट डेवलपिंग कंट्रीज मोर फेवरेबल, ताकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को और ज़्यादा अच्छे से फेवरेबल वे में ट्रीट कर सके अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर। दी स्पेशल प्रोविजन इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल लॉन्गर टाइम पीरियड। अब हमने क्या प्रोविजंस क्या दे दिया, अगर आपने कोई पॉलिसी लाई, कोई एग्रीमेंट दे दिया आए, तो उसमें उनको दे दिया कि चलो ठीक है आप थोड़ा टाइम ले लो उसको इंप्लीमेंट करने में। फॉर एग्जांपल लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट या कमिटमेंट्स और मेजर्स टू इंक्रीज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री। जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो हर एक डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है ड्यू टू द अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग मेंबर। दोहा डिक्लेरेशन में मेंबर कंट्रीज ने बोला था कि जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस हैं वो इंटीग्रल पार्ट है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट का, एंड दैट एक सेकेंड एंड देयर दिस प्रोविजन शुड बी रिव्यूड विद द व्यू, और इन डिसीजंस को कहना है हमें रिव्यू करना चाहिए ताकि हम इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन बना सके इफेक्टिव और ऑपरेशनल। पार्ली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर 2013 में हुई थी, उन्होंने बोला कि हमें इस तरह के जो स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के प्रोविजंस हैं हमें उन्हें रिव्यू भी करना चाहिए, एनालाइज भी करना चाहिए किस तरह से इंप्लीमेंट। अब रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस यही है कि जो भी हार्श पॉलिसीज या ट्रीटीज होती हैं हम उन्हें क्या कर सकें, उनसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को सेफ गार्ड कर सकें। जो कुछ क्योंकि कुछ हार्श पॉलिसीज इस तरह की होती हैं जो रिच नेशंस को होते हैं वो उनको ही फेवर करती है, तो उन पॉलिसीज हम क्या कर सकें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। तो आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इट सेफ गार्ड दैम फ्रॉम हार्श पॉलिसीज एंड ट्रीटीज विद बेटर ऑफ नेशंस विच माइट फेवर द राइट countries who dominate world trade and its governing organization and are able to heavily
इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन एट इंटरनेशनल फोरम। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है क्योंकि आप WTO में क्या है सेल्फ डिक्लेयर करते हो अपने आप को, तो क्या कर सकते हैं कोई भी कंट्री खुद को सेल्फ डिक्लेयर कर सकती है, तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग मेंबर टू गेट द डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। अभी हम देख सकते हैं कतर है जो कि 6th लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम है, उसने भी खुद को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दे रखा है। अब देखो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम होता है, देखो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है ये आपको देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर विद इन WTO मेंबर्स के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाए तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए होता है। ये करता है बोर्ड पॉलिटिकल नेगोशिएशन और एडजुडिकेशन करता है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उरू की राउंड नेगोशिएशन हुई थी 1986 से 1994 के बीच में, तब ये क्रिएशन हुआ था डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का, और इसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग हमने अडॉप्ट किया था ताकि हम ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें बिटवीन द मेंबर्स। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को देखती है जो कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम है उनके अच्छे से फंक्शनिंग हो सके, ताकि हम स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें ट्रेडिंग सिस्टम में, टू एस्टेब्लिश अ फास्ट एफिशिएंट डिपेंडेबल एंड रूल ओरिएंटेड सिस्टम टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो जनरल काउंसिल है जो WTO की वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड ऑल्सो मीट्स एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये पॉलिटिकल बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेट रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। जो भी रूल्स या प्रोसीजर होते हैं वो सारे के सारे कौन देखती है, जनरल काउंसिल ही देखती है। डिसीजंस आर टेकन हेयर बाय द रिवर्स कंसेंसस मैटर, दैट इज द डिसीजन इज अडॉप्टेड अनलेस देयर इज अ कंसेंसस अगेन। एक अपीलेट बॉडी भी होती है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अब जो भी डिसीजन देगा तो उसके बाद अगर कोई आप कंट्री सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं अपीलेट बॉडी पे। जो अपीलेट बॉडी 7 मेंबर परमानेंट ऑर्गन है जो क्या करती है DSS के द्वारा जो अपील्स दी होती है उनको क्या करती है, डील करती है। मेंबर्स जो इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं 4 साल के टर्म पे। ये फॉलो करती हैं पॉजिटिव कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।